अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है और इस वक़्त आप सुनने वाले माइनस प्लस तकरीबन तमाम ही लोग रोज़े में होंगे। आपको बहुत-बहुत रमज़ान शरीफ मुबारक हो। खुदा की ज़ात ये रहमतों वाला महीना हमारे लिए साबित करे, मुश्किलात दूर फरमाए और अपनी रहमतें इसी तरह हम पर बरसाता रहे। आप लोगों से गुज़ारिश है हमेशा की तरह कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर करें और जो कमेंट्स करते हैं आप वो बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि उसी की बदौलत हमें आप लोगों से हमारा मतलब आप लोगों से राब्ता रहता है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर उस पे हम लोग मज़ीद आगे बात करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही घिनौनी मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी को माफ़ नहीं करती। जो हल्का-सा इनको लगे या किसी वजह से हल्की-सी इनके साथ थोड़ी-सी भी कहीं से कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो ये उस पर जो अपना यूथिया ब्रिगेड जिसको गाली ब्रिगेड कहते हैं वो खोल देते हैं। पीटीआई का हमेशा वतीरा रहा है। अब इंटरव्यू दिया है तो मेरे ख़्याल में अब बर्दाश्त करें। आपके मुँह में अल्फ़ाज़ तो नहीं डाले, आपके ही अल्फ़ाज़ हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। गुज़िश्ता दिनों जुनैद अकबर ने खातून सहाफ़ी बतूल राजपूत को इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में जुनैद अकबर ने कहा कि ओवरसीज़ की सपोर्ट हमें सूट नहीं करती। उनको से एक सवाल किया गया कि ये जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं ये बाहर गए हैं तो आगे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करती और मैं खुद गलत को गलत कहने वाला इंसान हूँ। ये उनके अल्फाज हैं और ये ट्वीट जो है वो की गई है, मैंने भी की है, बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी ट्वीट की है। और लेकिन जब अब जब ये ट्वीट की है, मुंह के आपके अपने अल्फाज हैं तो आप किसी को गालियां आप क्यों निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा था कि ओवरसीज जो गालियां देते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, हमें सूट नहीं देता। जुनैद अकबर की इस बात पर पूरा ओवरसीज यूथिया ग्रुप लॉन्च हो गया और उन्होंने जुनैद अकबर को गालियां देनी शुरू कर दी। जुनैद अकबर की जब सिस्टर और मदर एक कर दी, जुनैद अकबर ने वही गुस्सा बतूल राजपूत को फ़ोन करके निकाला और बतूल राजपूत जो कि एक फीमेल सहाफ़ी हैं, उनको बाकायदा तौर पर गंदी और गलीज़ गालियाँ दी गई हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ तो ये लोग इस मुल्क में अपने मतलब यही सारा ठीक ही इन्होंने करना है और दूसरी तरफ इस तरह की गंदी और गलीज़ हरकतें कि आप किसी खातून को फ़ोन करके गालियाँ निकाल रहे हैं। बतूल राजपूत के इंटरव्यू में वाज़ह देखा जा सकता है, कह रहा है कि जब तहरीक-ए-इंसाफ ओवरसीज़ यूथिये गलत काम करते हैं तो मैं सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब ओवरसीज़ यूथियों ने इस मुनाफ़िक की तबीयत साफ़ की, तो अपनी बात से फ़ौरी मुकर गया, झूठा वज़ाहती बयान दाग दिया। बतूल राजपूत ने भी वीडियो बयान जारी कर दिया और मौक़िफ़ दिया कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में तनकीद बर्दाश्त की, धमकियाँ सुनी, मगर जो आज हुआ वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। मैंने एक इंटरव्यू में इंटरव्यू किया, जुनैद अकबर ने खुद बात की, खुद अल्फ़ाज़ चुने, मगर जब इनके अपने ही पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पर इन पर वार किया, तो इस मर्द ने अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए एक औरत को गालियाँ दी। एक मेरे ख़्याल में एक मर्द के लिए एक ये जो अल्फ़ाज़ है ना कि अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए एक औरत को गालियाँ दी है। मर्द उसके बाद मेरे ख़्याल में मर्द रहता नहीं है। क्या यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नया चेहरा है? क्या ख़वातीन सहाफ़ियों को गाली देना पीटीआई जो के लीडर हैं, इनका मामूल बन गया है? ख़ैर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो है वो जुनैद अकबर साहब से माफ़ी मैं मतलब उनको इस घटिया हरकत पर खुली माफ़ी का मुतालबा करती हूँ। ये सिर्फ़ मेरा नहीं, हर उस औरत का मुकदमा है जो हक सच की आवाज़ उठाती है। अगर आज मैं ख़ामोश रही तो कल कोई और निशाना बनेगा। इमरान खान भी ख़वातीन सहाफ़ियों को वो फरमा रही हैं कि इसी तरह करके वो हरासा किया करता था और अब उसके जो पैरोकार हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। बात तो ठीक है, ये है तो ज़्यादती, लेकिन क्या किया जाए? अब तहरीक इंसाफ वाली ज़्यादती करते हैं, उनको आदतें डाली हुई हैं, लाडला बनाया हुआ है। अब उनका जो लाडला लीडर है, तो वो जो सोचते हैं कि आगे जो उनके वो पैरोकार हैं, वो भी लाडले हैं, तो फिर अब क्या हो सकता है? बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस तो भी कोई नहीं है ना आपके पास कि आप बर्दाश्त ना करें। इमरान खान साहब के लाडलों को। बट एनी हाउ ये है ज़्यादती, बड़ी ज़्यादती है। एक खातून के साथ वो भी इस तरह फ़ोन करके गालम-गलूच और वो भी गंदी और गलीज़ गालियाँ देना मेरे ख़्याल में ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। जुनैद अकबर साहब को गुस्से में आकर उन्होंने जो किया, प्रेशर नहीं ले सके, तो अगर वो माफ़ी माँग लेंगे तो मेरे ख़्याल में बड़े होंगे, वरना फिर वो इमरान खान तो है ही नहीं। इधर शेर अफ़ज़ल मरवत ने पिंकी पीरनी की बहन को सीधा कर दिया। वो ट्वीट उन्होंने किया, वो ट्वीट मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको ट्वीट भी किया है। बुशरा बीबी की बहन ने शेर अफ़ज़ल पर हमला किया है और शेर अफ़ज़ल मरवत की मकबूलियत पर सवाल उठाया है, तो शेर अफ़ज़ल मरवत ने वहीं पर हिसाब बराबर कर दिया। शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि मोहतरमा आप किस हैसियत से मेरी सलाहियत पर सवाल उठाने का हक रखती हैं? साली होने की वजह से
मतलब क्या आप साली हैं तो इसलिए ये आप हक रखती हैं कि मेरी काबिलियत पर सवाल उठाएं? पहले आप खावर मानिका की साली थी। शरफ मरवत ने एक और तहलका मचालते हुए कहा कि क्या मैं मुतहद्दा अरब अमारात में आपकी सरगर्मियों के मुतल्लिक मुंह खोलूं? इसके बाद मरवत ने समंदर को कोजे में बंद कर दिया और कहा कि मैं जानता हूं गंदी जगह को कैसे ठीक करना है। अब शेर अफजल मरवत ने असूल सेट किया हुआ है कि इमरान खान के सिवा किसी कुत्ते बिल्ले को माफी नहीं देनी। यानी कि पीटीआई के तमाम चोरों को शेर अफजल मरवत साहब ने आगे लगा के रखा हुआ है। अब आप ये अंदाजा करें कि पीटीआई में शेर अफजल मरवत ने अपना नाम बनाया है, मेहनत की है। इमरान खान की साली ने क्या किया है, स्वयं इमरान खान को अपने जाल में फंसाने के और अपनी बड़ी बहन से शादी करवाने के। ये टोटल काबिलियत है। ये जो मरियम वट्टू साहबा है, इनकी टोटल जो काबिलियत है वो ये है कि इन्होंने इमरान खान साहब को फंसाया और फंसाकर अपनी बड़ी बहन से शादी करवा दी। और इमरान खान को बताया था कि पता नहीं इससे शादी करोगे तो वज़ीर-ए-आज़म बन जाओगे, तो ये है वो है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने जिस तरह आज उनको घर पे छोड़ा है कि तुम्हारी काबिलियत है क्या? साली तो तुम पहले खावर मानिका के भी थी, तो क्या उस वक़्त भी लोगों से यही सवाल करती थी? और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तुम्हारे मुत्तहदा अरब अमारात में जो तुम्हारे कारनामे हैं, वहाँ पे जो तुम जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मशहूर हो, क्या वो तुम्हारे मैं काम बताऊँ? और फिर सबसे बड़ी बात एंड में इन्होंने कहा कि गंदी जगह को कैसे साफ करना है वो मुझे पता है। तो शेर अफजल मरवत साहब की इस ट्वीट के बाद मेरे ख्याल में बीबी जो है वो अब बस मैं कुछ नहीं कहता। पाकिस्तान का मुकाम फिर अहम होने वाला है। इमरान खान ने जितनी कोशिश की कि पाकिस्तान कमज़ोर बुनियादों पर चला जाए, पाकिस्तान हमेशा उतना ही मजबूत हुआ है। ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों एक ट्वीट की थी, मुझे अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साज़ो-सामान वापस चाहिए। इस ट्वीट के बाद बहुत कुछ अहम हुआ है। अमरीकी सदर जब लिख कर कुछ कह दे, तो वो स्टेट पॉलिसी बन जाता है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ होकर ही रहेगा। इस पर तमाम अदारे काम करना शुरू हो गए हैं। अहम चीज़ ये है कि ये सब सामान वापस मिलेगा कैसे? पाकिस्तान के बगैर अमेरिका के साथ अफ़गानिस्तान की ना कोई पहले डील हुई है, ना कोई अब डील होगी। अमेरिका और अफ़गान तालिबान में फ़ौजी साज़ो-सामान की वापसी के लिए पाकिस्तान के सिवा और कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान उसमें अहम था, अहम है और अहम रहेगा। आइंदा दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका में हाई लेवल पर री-एंगेजमेंट हो सकती है। पाकिस्तान इस सारे मामले में लातल्लुक़ रह नहीं सकता। मुज़ाकरात सबसे पहले पाकिस्तान के ज़रिए होंगे। क्योंकि वो सामान वहाँ से निकालना, सामान वहाँ से लेके जाना, ये पाकिस्तान के सिवा कर सकता ही कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की अहमियत एक दफ़ा फिर होने वाली है। और अगर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई, ट्रंप इंतज़ामिया को, अगर उन्होंने अपना वो सामान लेना है, जो उनका वहाँ पर पड़ा हुआ है, बटग्राम बेस और पता नहीं कौन-कौन सी बेस पर पड़ा हुआ है। तो अगर वो सामान सारा वापस लेना है और फिर पाकिस्तान का तरला-मिन्त करना है, तो फिर पाकिस्तान पर प्रेशर कोई नहीं पड़ सकता। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री की, पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की अगर अमेरिका को एक दफ़ा फिर ज़रूरत पड़ गई, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं, चाहे 14 साल अंदर रहें, किसी को कोई परवाह नहीं होगी। कप्तान और कप्तान की मिसेस दोनों अंदर हैं जेल में। दोनों वो बबली एंड बंटी जो था वो दोनों अंदर हैं, अंदर एन्जॉय करें, इसके अलावा और क्या हो सकता है? और मेरे ख़्याल में यही होने वाला है। आपको अगर इसके अलावा कुछ और नज़र आता है, कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आता, अगर आपको नज़र आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक और जो हम लोग इस पे तो कम से कम बात कर ही रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है। ज़रूरत किसकी है? मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो उसमें जो थे इख्तियार वली साहब हैं, वो आपके सामने हैं। अब उनके बारे में जो पॉज़िटिव चीज़ ये है कि उनकी जमात के अंदर से लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो इख्तियार वली साहब हैं, अगर किसी को लेना था केपीके में, तो वो परवेज़ खट्टर के बजाय अगर जो बनता था, वो इख्तियार वली था। जी, हाजी अकील साहब हैं, जो जो अभी अभी वज़ीर बने हैं, पहली दफ़ा एमएनए बने हैं। रावलपिंडी से सरवर खान साहब को हरा के आए हैं। बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह टीवी टॉक शो में आपको वो नज़र आते हैं। तो उनसे जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अगर केपीके से किसी को आना था तो फिर मेरे ख़्याल में वहाँ से इख्तियार वली को आना चाहिए था। परवेज़ खट्टर को तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। वही करते हैं। खुर्रम दस्तगीर से इब्सार आलम साहब ने सवाल किया। उन्होंने भी यही कहा कि बिल्कुल इख्तियार वली साहब का बनता है। इख्तियार वली साहब बहुत मेहनत करते हैं और उस वक़्त सबसे बड़ी बात है शहबाज शरीफ साहब की टीम में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि अगर ये तमाम के तमाम लोग अतर काज़मी साहब हैं, जो कि मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून के हक़ में तो कभी भी बात नहीं करते। उनको जब भी बोलें वो गुस्सा निकाल रहे होते हैं मुस्लिम लीग नून पर, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि जो परवेज़ खटक साहब हैं, वो तो ज़ाहिर है अज़ली दुश्मन हैं और उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया मुस्लिम लीग नून को। लेकिन ये कौन-सी हिकमत अमली है कि मुस्लिम लीग नून को परवेज़ खटक को वज़ीर लेना पड़ा और अगर लिया भी था,
تو پھر اپنے بہترین سپاہی کو جو کہ ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور آج بھی کھڑا ہے. میں آگے جا کے ان کے حوالے سے یہ بھی بتاؤں گا کیونکہ میں نے ابھی اختیار ولی کا ایک ٹویٹ پڑھا ہے, کیونکہ اختیار ولی کے بارے میں بتایا جا رہا تھا, کہ وہ بھی بتاتا ہوں میں آگے جا کے. اور اس کے علاوہ جناب بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اختیار ولی صاحب کے حق میں آواز اٹھائی ہے جی. اور تو اور شہباز گل صاحب جو ہیں, جس طرف شہباز گل آواز اٹھا دے سمجھو ویسے تو بیڑا غرق ہوتا ہے, بھاویں پرویز نہیں دے بارے گل کرے تھے کسی اور دے, لیکن اس نے بھی کہا ہے کہ جناب یہ بڑا رائٹ بنتا ہے, یہ تو بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایون تحریک انصاف کو. تو شہباز گل صاحب نے بھی مطلب کہ وہ جو ان کے لیے جو آواز اٹھائی ہے. ایون بلال کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پارٹی کا سرمایہ ہے اور مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اختیار ولی خان صاحب. تو میں دیکھیں میرا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ واپس وہ کیبنٹ میں آئیں گے, ضرور آئیں گے, کیونکہ میرا یقین یہ ہے کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ نون کو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قابل بندے کو اپنے سے زیادہ دور رکھ سکتے نہیں ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو جو سی وی ہے جو دیکھتے ہیں اس میں تو میرے خیال میں اختیار ولی بڑا فٹ آتا ہے کہ کام کرنے والا ہے, مسلسل کام کرنے والا ہے. میں ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ایک تو میں آپ کو ذرا اس حوالے سے اینڈ میں یہ بتاؤں گا کہ ان کا موقف کیا ہے, اختیار ولی صاحب اس پورے پہ کیا موقف دے رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مجھے کیونکہ ظاہر ہے اختیار ولی صاحب ہمارے سینئر ہیں, ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے اور بڑی دیر سے تعلق اور رابطہ. میں نے ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے, مجھے نہیں پتا یہ کب کی بات, انہوں نے کہا تھا کہ سنیلا صاحب یہ جو جب میں نے اس کو ہرایا تھا نا, یہ تقریباً 15 سال سے ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہمارا ملازم فون کر کے پرویز خٹک کو کہتا ہے کہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فوتگی ہوگی ہے, نہ آپ نے جنازے پہ آنا ہے اور نہ آپ نے فاتحہ کے لیے آنا ہے. تو اگر ان کی طرف کوئی فوتگی ہو جائے پرویز خٹک کی طرف, کیونکہ ہم ایک شہر کے ہیں, تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے, نہ کبھی ہم ان کی فوتگی پہ گئے اور نہ کبھی فاتحہ پہ گئے ہیں. اور یہ ہوا صرف اس لیے مسلم لیگ نون کیونکہ یہ ہماری پارٹی اور ہماری پارٹی کی قیادت کے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں تک چیزیں گئی ہوئی ہیں, تو میرا تو بڑا یقین ہے اب ان کی جو مسلم لیگ نون ہے, پہلے سوشل میڈیا پہ اختیار ولی صاحب کے لیے آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ان کی اس وقت بڑی سخت ضرورت بھی ہے پارٹی کا موقف دینے کے لیے. اچھا, اب کیونکہ ظاہر ہے 2-3 دن سے اختیار ولی صاحب خاموش تھے, آج انہوں نے اپنے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ کچھ مہمان ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ میں پارٹی چھوڑ جاؤں. واٹس ایپ گروپوں میں ایسی بات ہو رہی ہیں, لیکن اس مہمان سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مہمان ہیں, کھائیں پیئیں چائے ڈکاریں اور نکلیں. ہم اس جماعت میں تھے اور اس جماعت میں رہیں گے. اب یہ کس مہمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے نہیں کم از کم پتا. اگر تو یہ کسی ایسی مہمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو پارٹی میں اس وقت موجود ہے, کہیں اور جماعت سے آیا ہوا ہے اور آگے پھر اس کی کوئی اور تیاری ہے, تو وہ ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بات انہوں نے ایک مہمان والی درمیان میں ڈالی ہے, میں سمجھ سے قاصر ہے کہ انہوں نے کس کو کہا ہے, پر انہوں نے کہا جی کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے, مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں اور مسلم لیگ نون کا تا قیامت تک حصہ رہیں گے, زندگی کی آخری سانس تک. کیونکہ نواز شریف خواہش ہے, نواز شریف خواہش تھی اور نواز شریف خواہش رہے گی. پاکستان مسلم لیگ نون میری جماعت ہے, میں مسلم لیگ نون ہوں, مسلم لیگ نون میرے اندر ہے اور میں مسلم لیگ کو کبھی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ جو وزارتیں ہیں آنی جانی چیز ہیں, آج ہے کل نہیں ہے, اور جن کو پہلی دفعہ ملی ہے ان کو بھی مبارک, اور جن کو نہیں ملی وہ بھی اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. تو اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے حق میں آواز اس لیے بلند ہوتی جا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس عہدے کے لیے اہل ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اختیار ولی صاحب کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, مریم وٹو کے بارے میں شیر افضل مربت نے جو کہا ہے اس پہ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا افغانستان میں دوبارہ امریکہ کی اہمیت اگر بڑھنے جا رہی ہے, سامان اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے ضروری ہوگا. اور جنید اکبر صاحب نے جو زبان ایک خاتون اینکر کے بارے میں استعمال کی ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریے گا, ضرور کمنٹس کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.